नमस्कार बच्चों, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत बच्चों जो आपकी निबंध की पुस्तक है उसमें अंतिम निबंध है नंद किशोर आचार्य का परंपरा बोध और समकालीन साहित्य। हम इस पर विचार करेंगे। इस निबंध का मूल भाव क्या है। परंपरा का जो बोध है, परंपरा का जो ज्ञान है हमें, और उसके साथ समकालीन साहित्य, हमारे काल का, हमारे समकालीन कहेंगे जो चल रहा है, हमारे समान जो काल चल रहा है उसमें जो साहित्य है। इस निबंध में आचार्य जी ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि नैतिकता में शक्ति का विलोपन हो जाता है, और इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने राम की शक्ति पूजा को इसका बहुत ही सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना है। निराला ने जो लिखी है राम की शक्ति पूजा, कि राम के द्वारा पूजा की गई वह पूजा किसी निरपेक्ष शक्ति की नहीं अपितु उसके कल्याणकारी रूप की है। शक्ति का जो कल्याणकारी रूपांतरण ही तो आत्मोत्सर्ग की मांग करता है, वे स्वयं के बलिदान की मांग करता है। इतना ही नहीं, यह स्थिति अन्याय के विरुद्ध संघर्ष को भी बहुत उचित ठहराती है, क्योंकि रावण अन्याय के साथ था और अन्याय के कारण ही राम को जो है शक्ति की उपासना पूजा करके उसको हराना पड़ा। इतना ही नहीं, ये स्थिति इस दृष्टि से जो उचित है वह नैतिक है। और इतना ही नहीं, प्रसाद के नाटकों में भी यही स्थिति हमें दिखाई देती है। आचार्य जी ने जो उदाहरण दिए हैं उनके नाटकों में जो भावनात्मकता है वह भी नैतिक आयाम को ही प्रतिबिंबित करती है। प्रेमचंद की भी अनेक रचनाओं में नैतिक आग्रह देखा जा सकता है, जिसके बिना उनकी रचनाओं में व्यक्त यथार्थ जो है हमें प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि जो वास्तविक परिस्थितियाँ हैं इनको लेकर प्रेमचंद ने जो भी अपनी रचनाएँ लिखी हैं उन रचनाओं में उन्होंने निश्चित रूप से साथ में नैतिक मापदंडों को भी अपनाया है। उनके वर्णन में केवल यथार्थ ही संप्रेषित नहीं होता है, उसके प्रति एक विरोध या उसे बदले जाने की आवश्यकता भी अनकहे बिना कहे ही संप्रेषित हो जाती है। अब यदि हम बात करें कि आधुनिक साहित्य सभ्यता के आखिर किस रूप का पक्षधर है, तो लेखक ने ये विचार स्पष्ट करते हुए कहा है कि वैज्ञानिक जो शोध हैं उन शोधों के प्रति सजगता है, स्वतंत्रता और समानता जैसे आधुनिक मूल्यों का हम पैरवी करते हैं। इसके बावजूद अधिकांश आधुनिक साहित्य आधुनिक कही जाने वाली सभ्यता को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, पूंजी और सत्ता का विकेंद्रीकरण के सामने व्यक्ति के एकिंचनीकरण और परिवार के विखंडन, टूट रहा है जो परिवार लगातार, आधुनिक जीवन शैली के जो दबाव और तनाव हैं उनका जो वर्णन है वो आधुनिक साहित्य में मिलता है, और वो एक तरह से आधुनिक सभ्यता से पीड़ित मनुष्य की पीड़ा को ही व्यक्त करता है और इस सभ्यता के प्रति एक वितृष्णा का भाव जगाता है। हमें इस सभ्यता के प्रति प्रेम भाव नहीं उत्पन्न करता, और इस प्रकार हमारा आधुनिक साहित्य आधुनिक सभ्यता के प्रति वितृष्णा भाव के रूप को जगाने का ही पक्षधर है। और इसमें स्वतंत्रता और समता जैसे जो मूल्य हैं उन पर आपने बल दिया है और स्पष्ट किया है कि आधुनिक मूल्यों के रूप में स्वतंत्रता और समता का अपना एक महत्व है। और उदाहरण के लिए उन्होंने जैनेन्द्र और अज्ञेय के सृजन को इसके मूल में देखा है। स्वतंत्रता को इन दोनों रचनाकारों ने एक मूल्य के रूप में स्वीकार किया है। जैनेन्द्र जी के जो उपन्यास हैं, जैसे मृणाल लिखा उन्होंने, सुनीता लिखा, कल्याणी लिखा, उनमें भी उन्होंने इस स्वतंत्रता के मापदंडों को अपनाने की कोशिश की है। और अज्ञेय की जो शेखर एक जीवनी है उसमें शेखर के द्वारा भी हमें यही स्पष्ट होता है। जहाँ तक समता का प्रश्न है वह भी हमारे आधुनिक साहित्य में स्थान स्थान पर देखने को मिलती है, और इसके विषय में प्राय सभी आधुनिक साहित्यकारों ने ये माना है कि स्वतंत्रता और समता दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्वतंत्रता और समता दोनों ही भेदभाव से रहित मूल्य हैं, इसलिए इन दोनों मूल्यों को आधुनिक साहित्य में सटीक और प्रचुरता के साथ व्यक्त किया गया है। अब बात आती है इस निबंध में उन्होंने जो प्रमुख रूप से एक बात कही है कि लौकिक साहित्य में नैतिक अनुभूति भी विद्यमान रहती है। नैतिक अनुभूति ही जीवन को पवित्र और सार्थकता प्रदान करती है, और लेखक ने नंद किशोर जी ने ये स्पष्ट किया है कि आत्मानुभूति और मूल्यानुभूति का एकत्व प्रदर्शित हो जाता है। महाभारत और रामायण दोनों ही जो महाकाव्य हैं वो मूल्य के अनुसंधान की नैतिक साधना की अभिव्यंजना करते हैं, और यही आत्मानुभूति की रसदशा तक ले जाती है, क्योंकि जो आत्मिक अनुभूति होती है बच्चों वही हमें आनंद की भूमि तक पहुंचाती है, और आनंद रस का ही दूसरा नाम है। लौकिक कवियों में सर्वोपरि कवि कालिदास ने भी जीवन का भरपूर उपयोग तो किया ही है। महर्षि अरविंद भी कहते हैं कि तप के द्वारा पवित्र किया गया जीवन ही सच्चा जीवन होता है।
इससे ही तो जीवन में पवित्रता का भाव उद्भूत होता है और ये पवित्रता का भाव नैतिकता से जुड़ता है। नैतिक यानी नीति। नीति क्या कहती है? मनुष्य के हित की जो बात होती है वही नीति कहती है, जिससे कि समाज के अंदर एक समता और स्वतंत्रता का भाव बना रहे। और इस दृष्टि से ये कहना उचित है कि नैतिकता लौकिक साहित्य में किसी न किसी रूप में अवश्य ही जुड़ी रहती है, क्योंकि लौकिक साहित्य जो है वो लोगों द्वारा निर्मित साहित्य है और उसमें लोक जीवन की जो सच्ची अनुभूतियाँ होती है, चाहे उनके सुख हों चाहे उनके दुख हों, चाहे उनके जीवन की आशा हो या निराशा हो, समता हो या विषमता हो, वो सब उसके अंदर अनुस्यूत रहते हैं। तो यदि मूल में देखा जाए तो परंपरा बौद्ध और समकालीन साहित्य में जो लेखक कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाहते हैं कि लौकिक साहित्य में नैतिक अनुभूति उपस्थित रहती है और आधुनिक साहित्य सभ्यता के परंपरागत रूप का ही पक्षधर है। अभी जो चल रहा है आधुनिक समय में जो नैतिकता से विहीन मापदंड अपनाए जा रहे हैं, जिसके कारण हमारा समाज जो है लगातार पीड़ित हो रहा है, मानवता पीड़ित हो रही है, उस पीड़ा को लेकर भी लेखक ने अपने भाव इसके अंदर व्यक्त किए हैं। तो इस दृष्टि से हम यदि देखें तो उनके वर्णन में जैसे प्रेमचंद का जो वर्णन उन्होंने प्रेमचंद का उदाहरण दिया है, निराला का उदाहरण दिया है, अज्ञेय का उदाहरण दिया है और जैनेन्द्र का उदाहरण दिया है, जिसमें मृणाल उपन्यास की जो मृणालिनी है उसके माध्यम से पूरे उपन्यास के अंदर एक नैतिकता, एक आस्था, एक अहिंसा और सहन करने की शक्ति को ही रूपायित किया है। और इस दृष्टि से उसके अंदर ये जो पात्र है, पतित होते हुए भी वो पात्र हमारी नज़रों में बहुत ही उच्च स्थिति को प्राप्त करती है। अभी बच्चों इतना ही, धन्यवाद।